Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो हर वो भारतीय के लिए है जो ये विचार रखता था, जो ये सोच रखता था कि सर अमेरिका, इजराइल और ईरान का आपस की लड़ाई है, इससे हमको क्या करना है। सर हम क्यों इसमें बोले कि आप लोग लड़ाई बंद कर दीजिए, हम इसमें क्यों बोले कि सर आप लोग जो है बातचीत कीजिए, लड़ने दो इनको, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऐसी सोच रखते थे, जो ऐसा विचार रखते थे। ये हरदीप पुरी भारत के मिनिस्टर हैं और ये कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि नो शॉर्टेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया। अभी आपने देखा कि इस युद्ध को स्टार्ट हुए, इस वॉर को स्टार्ट हुए महज एक हफ्ता हुआ है और एक हफ्ते में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो चरमरा सी गई है दोस्तों। और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ये बात पिछले 4-5 दिनों से मैं लगातार बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग जो विचार रखते हैं कि नहीं सर हमको क्या करना है, भारत को तो कोई लेना देना नहीं है इसमें, भारत को क्या फर्क पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो भारत पर असर पड़ना शुरू हो गया है और यह खबर जो बहुत दिन से दबाई जा रही थी वो अब खबर बाहर आ गई है। हुआ क्या है, ध्यान से समझिए। एलपीजी क्राइसिस हो गया है। गवर्नमेंट इन्वोक्स एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू कर दिया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या होता है ये भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ये एलपीजी की बात कर रहा हूं। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डीजल, पेट्रोल, इनके दाम कितने महंगे होने वाले हैं ये आपको कुछ दिन में और पता चल जाएगा। जो बातें पिछले 3-4 वीडियोज में मैंने बोली वो सारी बातें सत्य होंगी, वो सारी बातें सत्य होंगी, देखते रहिएगा आप। कोई चीज जो होती है ना, दबाने से दबती नहीं है, मौके पर वो बाहर निकल ही जाती है। लोगों ने बोला सर हमारे पास 75 दिन का तेल है, हमको घबराने की क्या जरूरत है। फिर पता चला कि हमारे पास 25 दिन का ही तेल है। बहुत सारे पेट्रोल पंप पे जो है लोग अगर तेल डलवाने जा रहे हैं, कुछ अमाउंट से, जैसे 5,000 रुपए से अगर ज्यादा का तेल डलवाना है तो पेट्रोल पंप वाले बोल रहे हैं कि सर अभी इतना ही आपको देंगे, हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ऐसी भी खबरें आ रही है बहुत जगह से। तो पेट्रोल डीजल पे तो बाद में बात करते हैं, फिलहाल एलपीजी की बात कर लेते हैं। घर में अब खाना बनाना बंद हो जाएगा लोगों का। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी अगर कुछ दिन और ये वॉर चलता है, 2-3 महीने अगर खिंच गया तो ध्यान रखिए जो किल्लत होने वाली है गैस की, एलपीजी की, वो आप सोच नहीं पाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। आगे देखिए, 9 राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लग गई है कि भाई कमर्शियल सप्लाई नहीं होगा। अब रेस्टोरेंट में अगर आप जाके खाना खाते हैं तो वहां पे आपको बस चाय और पानी ही मिलेगा, खाना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सप्लाई रुक गई है। कमर्शियल जो गैस होती है उसकी सप्लाई रुक गई है। यही है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। आगे देखिए, शॉर्टेज ऑफ एलपीजी कुकिंग गैस इन गल्फ मुंबई, सप्लाई ऑफ कमर्शियल सिलेंडर हॉल्टेड से डीलर्स। सब कुछ रोक दिया गया है। अब बोल दिया गया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो प्रायोरिटी वाली चीजें हैं, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों का, वहीं पर जो है हम लोग सप्लाई करेंगे, बाकी सारी चीजों पे नहीं करेंगे, बाकी जगहों पे नहीं करेंगे। तो आप लोग जो विचार रखते थे कि सर हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, सर आपको बहुत हमदर्दी है इस वॉर से, आप क्यों बोल रहे हैं कि सर लड़ाई रुक जानी चाहिए। इसीलिए बोल रहा था लड़ाई रुक जानी चाहिए क्योंकि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था इससे चरमराएगी, भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, यह पता था मुझे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वॉर जो है, जो कि अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है, वो खत्म होनी चाहिए। इस वॉर से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, बस एक ही को हासिल होगा, वो है अमेरिका। इजराइल का तो एक क्लियर इंटेंशन है कि भाई उसको खत्म करना है, लेकिन अमेरिका का ये इंटेंशन नहीं है कि उसको ईरान को खत्म करना है। उसका इंटेंशन है कि भाई दुनिया के 30% ऑयल पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का कब्जा होना चाहिए। लगभग 18 से 19% ऑयल दुनिया का कहां पे था, वेनेजुएला में था। 11 से 12% ऑयल जो है वो कहां पे है, ईरान में है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 30% हो जाएगा, यानी कि दुनिया में अगर 100 लीटर तेल है तो 30% यानी कि 30 लीटर तेल पे कब्जा हो जाएगा अमेरिका का। अमेरिका का तो अपना खुद का तेल है ही, लेकिन दुनिया के बाकी कोने में भी जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जहां पे सबसे ज्यादा तेल है, वो 30% पे कब्जा कर लेगा। तो अमेरिका का नियत साफ था, जो उसने वेनेजुएला में किया वही उसको ईरान में करना था। साथ ही साथ उसको चाइना को भी टैकल करना था। ईरान से सबसे ज्यादा अगर तेल कोई खरीदता है तो वो खरीदता है चाइना, और अगर ईरान पे कब्जा हो गया अमेरिका का तो चाइना को ऐसे ही वो रोक देगा। तो अमेरिका की नीयत साफ थी। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे कहां पे, इजराइल ने कल क्या हुआ, वहां पे जो क्रूड ऑयल के जितने भी डिपो थे वहां पे बॉम्ब फेंका। अब इससे अमेरिका गुस्सा हो गया कि भाई तुम तेल क्यों जला रहे हो, तेल के लिए ही तो लड़ाई हो रही है, तुम तेल क्यों जला रहे हो। इजराइल कहता है कि भाई हमको तेल से क्या मतलब, हमको तो भाई ईरान को खत्म करना है, ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देना है, गाजा बना देना है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहां पे ये है भारत का गैजेट, द गैजेट ऑफ इंडिया। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है लागू हो गया है। प्राथमिकता दी गई है कि भाई सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं उसको अब गैस की सप्लाई नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वोक्स द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, सप्लाई एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड। तो जेब जो है ढीला करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आप ही लोग हैं जिनको बहुत मजा आ रहा था। ये आप ही लोग हैं तो जो बोल रहे थे कि भाई सर
हम 50 रुपए ज्यादा दे देंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो सोचिए ना, एक बिहार में रहने वाला कोई व्यक्ति, कर्नाटका में रहने वाला व्यक्ति जो गांव में रहता है, उसको क्या मतलब था, तो जानता भी नहीं था कि भाई ईरान इजराइल और ये किस लिए लड़ रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं था। अगर वो व्यक्ति अगर 100 रुपए अगर ज्यादा दे रहा है इस लड़ाई की वजह से, उसकी क्या गलती है। कर्नाटका, आंध्रा, पंजाब के गांव में एक रहने वाला एक दंपति परिवार, एक फैमिली जो है, उसको अगर 100 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, वो दिन का 300 रुपया दिहाड़ी कमाता है और 100 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं दुनिया में किसी देश ने किसी पर अटैक कर दिया, लड़ाई हो गई और फिर सप्लाई बंद हो गई, एलपीजी की सप्लाई बंद हो गई, क्रूड ऑयल की, तो इसका असर इस व्यक्ति पर भी पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई जो अमीर है सिर्फ उनको ही पैसे देने, गरीब पर भी तो असर पड़ेगा। ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये सबके लिए बढ़ रहा है ना, कोई एक व्यक्ति के लिए तो नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था, आज से 7-8 दिन पहले जब ये वॉर शुरू हुआ था, कि ये वॉर रुकना चाहिए, टॉक होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए और पीस होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? देखो, इस वॉर से किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है और अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है, तो ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है ये आप सोचिए। आगे देखिए, आपको और चीज दिखाता हूं। इसी बीच एक और खबर आई है। क्या खबर आ रही है? भारत में क्राइसिस चल रहा है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, लेकिन हम भारत में, तो भारत की बात कर ले। पाइपलाइन से भेजा जा रहा है 5000 टन डीजल। कहां पे? बांग्लादेश में। अरे ये वही बांग्लादेश है जहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा था चुन चुनकर, और वहां पे हम क्या भेज रहे हैं? 5000, कितना? 5000 टन डीजल भेज रहे हैं। आज की खबर है, चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए। 5000 टन डीजल भेज रहे हैं। फिर जब मैंने इसको डीप में पढ़ने की कोशिश की तो पता चला कि भारत का ये एग्रीमेंट है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। भारत का ये एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो भारत कितना भेज रहा है? 5000 टन जो है मदद के लिए भेज रहा है। कहां पे? बांग्लादेश में दोस्तों। अब आप बोलिए ना, कौन भेज रहा है? भारत की सरकार भेज रही है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट भेज रहा है। अब क्यों नहीं बोलते आप लोग कि सर बांग्लादेश तो हमारा दुश्मन है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, फिर हम क्यों भेज रहे हैं 5000 टन डीजल? इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट है हमारा, भेजना पड़ेगा। या फिर सरकार यह भी बोल सकती थी कि देखो भाई, हमारे यहां तो खुद खाने की कमी है, हमारे पास तो खुद तेल कम है, हमारे पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा हुआ है, अभी हम नहीं दे पाएंगे। भारत सरकार ने यह डिसीजन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है। भारत की मदद, पाइपलाइन से बांग्लादेश भेजा जा रहा है 5000 टन डीजल। ये हैं देश के प्रधानमंत्री जी, ये है वहां के नए प्रधानमंत्री। अभी हम कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले, 10 दिन पहले बांग्लादेश को खूब सारी गालियां दे रहे थे। कितनी गालियां दे रहे थे? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, ये वो फलाना ढिमकाना। और अभी क्या कर रहे हैं भाई? 5000 टन डीजल भेज रहे हैं। क्यों? बताइए ना, आप ही लोग बताइए। आगे देखिए, आप लोग को समझना होगा दोस्तों। लेकिन एक बात है, असम के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असम की जो सरकार है, ये हिमंता बिस्वा शर्मा है, इन्होंने एक निर्णय कर लिया है कि भाई असम के लोगों को मैं परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि असम गवर्नमेंट टू ट्रांसफर ₹9,000 टू ईच 40 लाख वुमेन अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन। आपको पता है असम में चुनाव होने वाला है। 40 लाख महिलाओं को, कितना? 40 लाख महिलाओं को 9-9 हजार रुपए दिया जा रहा है असम सरकार की तरफ से, यानी कि एक महिला को 9,000 रुपए। अब 40 लाख महिला को दिया जा रहा है। अब इससे सोच लीजिए कि सरकार को कितना पैसा देना है। कुछ दिन पहले भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये भारत के चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, सीजेआई है, इन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स स्टेट फॉर फ्री वीज टू एफ्लुएंट वाइल रनिंग डेफिसिट। सरकार घाटे में चल रही है लेकिन फ्री वीज धड़ल्ले से बांट रही है। ऐसे ये एक चलन बना है। मैं हर एक राज्य सरकार को बोल रहा हूं, ये सिर्फ असम की बात नहीं है, बिहार में भी यही हुआ, आपने देखा। हर एक स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर रही है। 9-9 हजार रुपए असेंबली इलेक्शन से पहले लोगों के अकाउंट में डाले जा रहे हैं, 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, इस सब पे डेवलपमेंट पे बात नहीं होगी, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दे देंगे ना, क्या दिक्कत है? तो सुप्रीम कोर्ट और भारत के जो सीजेआई हैं, इनकी बात को तो क्या ही सीरियसली लेना है? क्या मतलब है भाई? सुप्रीम कोर्ट बोलते रहता है, सुनते रहना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। लेकिन असम के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल के डीजल के अगर दाम बढ़ रहे हैं तो असम की सरकार पैसा दे रही है, 9-9 हजार रुपए। आप लोग इस पैसा को लीजिए और पेट्रोल डीजल खरीदिए। जैसे कि लगता है कि असम की जो सरकार है, ये जो भी ये पैसा खर्च होगा, जितने हजारों करोड़ रुपए जो खर्च होंगे, अपनी जेब से दे रही है। अरे ये वही पैसा है ना जो हम लोग टैक्स के रूप में दे रहे हैं सरकार को। सरकार पैसा कहां से लाती है भाई? सरकार पैसा कहां से लाती है? सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे, है ना, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मान लीजिए मैंने किसी से 10 लाख रुपए लोन लिया और उसको ब्याज के रूप में हर महीने में 10,000 रुपए दे रहा हूं, 10,000 रुपए में हर महीने ब्याज दे रहा हूं, उसे कुछ बन नहीं रहा है।
लेकिन मान लो मैं हॉस्पिटल बना दिया तो उससे कुछ आएगा, इनकम होगा। तो एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? तो ये जो सरकार खर्च करेगी ये पैसे, लग रहा है अपने जेब से देगी, जेब से नहीं देगी, टैक्स बढ़ा देगी, जनता से टैक्स लेगी और खजाना भरेगी, और खजाना भर के क्या करेगी, जब भी इलेक्शन आएगा बांट देगी पैसा। कहेगी भाई हम तो महिलाओं को दे रहे हैं ताकि महिलाएं अपना रोजगार शुरू करें, ये करे वो करे। अरे महिलाओं को क्यों देने की जरूरत पड़ी? जब वो बच्ची है तभी उसको पढ़ाओ ना, उसको स्किल दो, उसको अच्छी स्वास्थ्य दो, उसको अच्छी शिक्षा दो, ताकि वो अपना खुद जो है स्वावलंबी बने, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, इंपावर हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। और आप सोच रहे हैं सर इससे क्या नुकसान है? सर ये जो रेवड़ी हम बांटते हैं, फ्रीबीज बांटते हैं, इससे क्या नुकसान है? ये आर्टिकल है, बहुत शानदार आर्टिकल लिखा है इन्होंने कि फ्रीबीज एंड देयर मेनी हैजर्ड्स। ये पढ़िए एक बार आप लोग, तब आपको समझ में आएगा। हर एक स्टेट में, सिर्फ आसाम की बात नहीं कर रहा हूं, तमिलनाडु में हर एक स्टेट ने जो है ये काम करना शुरू कर दिया है। और ये चलन बिल्कुल गलत है कि आप चुनाव से ठीक पहले आप सबके अकाउंट में डाल दे रहे हैं 10-10 हजार रुपए, 9-9 हजार रुपए कि भाई ठीक है चुनाव इन्फ्लुएंस। लेकिन ठीक है, पैसा अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं से तो कंपनसेशन होना चाहिए, लोगों के पास पैसे पहुंच ही जा रहे हैं। देखिए इधर पाकिस्तान की भी हालत खराब है दोस्तों। मतलब भारत तो बहुत अच्छा है, भारत की तो इकोनॉमी बहुत आगे है। पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान हमारा कॉम्पिटिटर कभी है ही नहीं। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं ये बात कि पाकिस्तान हमारा कॉम्पिटिटर नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर रसिया है, चाइना है, अमेरिका है। पाकिस्तान हमारा कॉम्पिटिटर नहीं। पाकिस्तान हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। टोटल शट डाउन, टोटल शट डाउन। हमारे यहां तो चलो दाम बढ़ रहे हैं और हमने सप्लाई पे थोड़ी रोक लगा दी है, यहां पे तो पाकिस्तान में सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ। कोरोना जैसे हालात हो गए हैं पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देखिए अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, अभी आपको ये अंदाजा नहीं लग रहा है ना। अभी अगर 1-2 महीने और वॉर रुक गया, ये 1-2 महीने अगर वॉर चल गया, देखो सबने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला लगभग सितंबर तक ये वॉर जा सकता है। अगर महंगाई बढ़ी तो और दिक्कत हो जाएगी। महंगाई बढ़ती है तो देखो सरकार क्या करती है, सरकार के पास 2 टूल होते हैं, एक तो फिस्कल पॉलिसी होता है, फिस्कल पॉलिसी, और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ये 2 टूल का इस्तेमाल करके सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल करती है। तो देखने वाली बात हो गई कि सरकार कैसे कम करेगी महंगाई। आने वाले समय में अगर ये 2-3 महीने और खिंच गया तो देखना कैसी महंगाई बढ़ती है। हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। फैक्ट्री किससे चलता है? अरे डीजल से ही तो चलेगा, पेट्रोल से ही तो चलेगा। ट्रांसपोर्टेशन, जिससे फूड सप्लाई हो रही, जितने भी रोड पे व्हीकल्स चल रहे हैं, जिसे आप सामान यहां से वहां भेज रहे हैं, उन सब के दाम बढ़ जाएंगे। रेस्टोरेंट में अगर एलपीजी सिलेंडर पहले 900 रुपए का मिलता था और आप 100 रुपए में मसाला डोसा खा लेते थे, अब ये अगर 1500 रुपए हो जाएगा तो ये 100 रुपए का मसाला डोसा सीधे 200 रुपए का हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी, हर चीज की महंगाई बढ़ेंगी। और पाकिस्तान तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है वो तो क्या ही बताऊं आपको। पाकिस्तान तो मतलब पूरी इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, पूरा शट डाउन कर दिया है, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद है पाकिस्तान में, ये हालात हैं। आगे देखिए आपको एक और चीज बताता हूं, जो हमने आयरिस देने की बात की थी ना दोस्तों, आयरिस देने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और क्या कहा जा रहा है कि भारत ने जो है यूएसए की मदद की है। भारत ने जो है यूएसए को सोर्स दिया, उसको इंटेल दिया और उसको बताया कि भाई यहां पे आयरिस देना, आके उड़ा जाओ। हालांकि बार बार पीआईबी हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, सबने बोला कि भाई ये खबर झूठी है, झूठी है, झूठी है। लेकिन एक बार जब खबर फैल जाती है तो फैल जाती है, फिर फैल जाती है तो फैल जाती है, वही हाल है। अब कंडेम करते रहिए आप। आगे देखिए, देखो दोस्तों ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक रेपिस्ट है। क्या है? एक रेपिस्ट है। एप्स्टीन फाइल्स में तो अभी बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं दोस्तों। 13 साल की बच्ची का रेप किया है। कितना? 13 साल। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं भारत में, जो डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लेकर मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, तो किसके समर्थक हैं आप लोग देख लीजिए। 13 साल की बच्ची का रेप किया है इस डोनाल्ड ट्रंप ने। रेपिस्ट, ही इज अ रेपिस्ट। ये एप्स्टीन फाइल में लिखा हुआ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि सर आप कैसे बोल रहे हैं सर, रेपिस्ट कैसे बोल रहे हैं आप, तो भाई एक माइनर चाइल्ड का इसने रेप किया है, तो उसको क्या कहेंगे? रेपिस्ट ही तो कहेंगे। और ये एप्स्टीन फाइल में लिखा हुआ, मेरे शब्द नहीं है दोस्तों। ये पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने चला है। ये बोल रहा है कि भाई पूरी दुनिया को हम जो है एक तबाही से निकालेंगे। कौन सी तबाही? ईरान की तबाही से। इसको आज तक यही नहीं पता चला कि भाई हम ईरान पे अटैक क्यों किए। जिस देश को अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, मोटो नहीं पता है, भाई हम ईरान पे अटैक क्यों कर रहे हैं। देखो ऑब्जेक्टिव तो इनको पता है कि भाई हमको तेल लेना है, लेकिन पूरी दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है कि भाई ईरान का रेजिम चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खेमनेई बहुत गंदा आदमी है, खेमनेई बहुत क्रूर शासक है, ये है वो है। एजेंडा तो इनका अपना है। क्या है एजेंडा? ऑयल। तो ये क्या कह रहा है? इफ ईरान डज एनीथिंग दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑयल विद इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। धमकी दे रहा है भाई कि भाई अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुमने रोक दिया ईरान, तो तुमको इतना मारूंगा कि तुमने सोचा नहीं होगा कि कितना मारा गया है तुमको। और ईरान कह रहा है कि भाई हम रुकेंगे ही नहीं, आओ तुम देख लेते हैं। Iran, which is being beat to hell, has apologized and surrendered to its Middle East neighbors and promises that it will not shoot at them anymore. देखो तो ये बुढ़ा आदमी जो है ना, ये बुढ़ा, इसका दिमाग हिल गया है।
इसका दिमाग हिल गया है, सच में मैं बता रहा हूं। 80-85 साल की उम्र होगी लगभग, 70-80-85 साल की इसकी। इसका दिमाग सच में हिल गया है इस बुड्ढे का। ये दिन भर जो है ना ट्विटर पे बैठे रहता है और दिन भर धमकी लिखता रहता है, दिन भर धमकी, सबको धमकी देते रहता है। अभी देखो ना, उसने क्यूबा को धमकी दे डाली कि भाई क्यूबा को अब हम लोग जो है ले लेंगे, क्यूबा को धमकी दे डाली। तो जो लोग सोचते हैं कि सर आज तो ईरान की बात हो रही है, आज तो वेनेजुएला की बात हो रही है, आज तो क्यूबा की बात हो रही है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। बिल्कुल अगला नंबर आपका भी हो सकता है। जो लोग दूसरे के घर में आग लगती है तो आनंद लेते हैं ना, तो उनके घर में भी आग लगती है कभी। समझ में आ रही है बात? तो ज्यादा आनंद मत लिया कीजिए। अगर ईरान पे जिस तरीके का अटैक हो रहा है उसका को आनंद आ रहा है। देखो, एक होता है ऑपरेसर, एक होता है ऑपरेसर और एक होता है विक्टिम। विक्टिम, ठीक है। मान लो, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मान लो किसी का मर्डर हुआ, मान लो किसी का मर्डर हुआ और ये एक्स नाम का व्यक्ति है, इसने मर्डर किया है। तो आपका संवेदना किसके साथ होना चाहिए? एक्स के साथ होना चाहिए, मर्डरर के साथ होना चाहिए, और जिसका मर्डर हुआ उसके साथ होना चाहिए। दोस्तों ईरान जो है ना, ईरान वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। डिफेंड, वो लड़ नहीं रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है। अगर आपको कोई मारेगा तो आप क्या करेंगे? या तो आप सरेंडर कर देंगे या फिर अपने आप को डिफेंड करेंगे। ईरान ने यह बात क्लियर कर दी है कि जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी हम डिफेंड करेंगे भाई, हम रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे। अटैक करने वाला कौन है? ईरान। ईरान के खिलाफ इजराइल और यूएसए, वो अटैक कर रहे हैं। डिफेंड कौन कर रहा है? डिफेंसिव पोजीशन पे कौन है? ईरान है। ईरान को दोष नहीं दे सकते इस मामले में। अगर आप अटैक करना बंद कर देंगे ईरान रुक जाएगा। वही तो ईरान कह रहा है कि युद्ध का अंत ईरान तय करेगा, अमेरिका नहीं, क्योंकि अमेरिका ने शुरू किया है ना, तो ईरान तय करेगा भाई। उन लोगों ने बोल दिया जब तक सांस रहेगी हम लड़ेंगे। और जैसे ही उसने बोला कि भाई, ईरान ने बोला कि हम अपने आस पड़ोस के जो हमारे देश हैं उन पर हम अटैक नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जीत गए जीत गए जीत गए भाई, जीत गए जीत गए। समझ में आ रही बात? लेकिन फिर ईरान ने एक और बात कही थी कि अगर भाई दुबई, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, अगर तुम अपनी भूमि का, अपने लैंड का इस्तेमाल करने दोगे यूएसए को, इजराइल को, तो हम मारेंगे भाई। हम नहीं मारेंगे, तुम मेरे पड़ोसी देश हो, तुम मेरे भाई हो, हम नहीं मारेंगे, लेकिन अपने भूमि का इस्तेमाल करवाकर, इन लोगों से इस्तेमाल करवाकर अगर हम पर अटैक करोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये भी क्लियर किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो नहीं बोलेगा ना, उसने बस इतना ही बोला, ईरान विच इज बीइंग बीट टू हेल हैज अपोलोजाइज्ड एंड सरेंडर टू इट्स मिडिल ईस्ट नेबर्स एंड प्रॉमिस दैट इट विल नॉट शूट एट देम एनी मोर। समझ में आ रही है? आगे देखते जाइए। एक लास्ट, ट्रंप थ्रेटन्स क्यूबा अगेन, सेज आइसलैंड नेशंस में फेस फ्रेंडली टेक ओवर। आ गई बात? ईरान की कहानी खत्म हो गई, वैसे ही क्यूबा की कहानी शुरू हो जाएगी। और इसने क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। ट्रंप थ्रेटन्स क्यूबा, धमकी दी क्यूबा को। आगे क्या लिखता है? अगेन सेज आइलैंड नेशंस में फेस फ्रेंडली टेक ओवर। जितने भी आइलैंड नेशन है उनका फ्रेंडली टेक ओवर हो जाएगा। अमेरिका कर लेगा। तो ये सनकी है। ये क्या है? एक आतंकवादी है। आतंकवादी क्या होता है दोस्तों? आपको बताऊं, जो 185 बच्चे मारे गए हैं उसमें एक इन्फेंट चाइल्ड भी था। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात बच्चा। नवजात बच्चा, नवजात बच्चा मतलब जिसको दुनिया में अभी बोलना शुरू नहीं किया, वो भी मारा गया इसमें। तो इसको क्या कहेंगे? आतंकवादी ही तो कहेंगे। आतंकवादी कौन होता है? जिसका मकसद होता है खौफ पैदा करना, जो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, उसको बस ये है कि मारूंगा, बस तबाही मचा दूंगा। आतंकवादी इसी को तो कहते हैं। तो ये आतंकवादी है, इज अ टेररिस्ट। अगर आप टेररिस्ट का डेफिनेशन देखेंगे तो फिट बैठेगा ये टेररिस्ट का डेफिनेशन में। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, जो पिछले 40 सालों में 3.8 यानी कि 3.5 करोड़ लोगों को मार दे, वो आतंकवादी ही तो हो सकता है। और क्या हो सकता है? फिलहाल ये खबर मैं आपको छोड़ के जाता हूं। कल मैंने बोला आपको कि 2011-12 में हम कितना, 2011-12 में 70% लेते थे हथियार रसिया से, 2021-22 में 40% लेने लगे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चलता है, इसका नाम है मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया जब प्रोडक्ट चलता है तो सर हम लोग, जाहिर सी बात है कि हम बाहर से खरीदना बंद कर देंगे, हम अपना खुद का बनाएंगे। लेकिन सिप्री का डेटा एक और कुछ कहता है। सिप्री ये गवर्नमेंट का डेटा है दोस्तों, गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट का डेटा क्या कहता है? डिस्पाइट मेक इन इंडिया फोकस, इंडिया रिमेन सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स बायर इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2 नंबर पे है भारत हथियार खरीदने में, फिर मेक इन इंडिया कहां गया? दोस्तों आर्गुमेंट, आप एक बार सिप्री का पूरा रिपोर्ट पढ़िए। सिप्री का रिपोर्ट क्या कहता है कि 2011-12 में हम 70% लेते थे क्या, आर्म्स, कहां से? रशिया से। अभी कितना ले रहे हैं? 40%। 21-22 में 40%, यानी 70 से हम लोग 40% पे आ गए हैं रशिया से। हम हथियार तो ले रहे हैं लेकिन रशिया से नहीं ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं? इजराइल से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, यूएसए से ले रहे हैं। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इस पर एक डिटेल रिपोर्ट लेके आऊंगा। सिप्री का पूरा डेटा का आप एनालिसिस कीजिए और आपको समझ में आ जाएगी रशिया से हमने हथियार खरीदना बंद क्यों किया। और इसका अगर एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे आप तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि कहानी क्या है इसके पीछे।
मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए वीडियोस को। महेशाना येसु सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, हैव अ गुड डे।